बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ज़ी वक़ार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मेरा नाम मिर्ज़ा सदाकत अली है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ और मैं आपके लिए नेशनल, इंटरनेशनल और सोशल इश्यूज़ पर वीडियो बनाता रहता हूँ। आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा। तो आज मैं जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है आज के लेक्चर का, वो है सेल ऑफ नेशनल एसेट्स। यानी हमारी मौजूदा हुकूमत या हुक्मरान जो हैं वो शदीद तरीन माली दबाव का शिकार हैं। IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं या इसके अलावा बैरूनी ममालिक से बड़े कर्जाजात हासिल किए हुए और हमारा मुल्क एक शदीद माली बहरान का शिकार है। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अवाम को सारा सच बताया नहीं जाता। अवाम से बहुत सारी बातें छुपाई जाती हैं। कुछ बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो खौफनाक तरीन बातें हैं। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैंने टाइम लगा के, वक्त लगा के लेक्चर तैयार किया होता है, ऐसे नहीं होता। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल ऑफ नेशनल एसेट्स। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामला चला रहे हैं। अवाम को दाल रोटी की फ़िक्र है, ठीक है, लेकिन अवाम को ये भी तो पता चलना चाहिए कि हमारा मुल्क पाकिस्तान किस कदर शदीद तरीन माली बहरान का शिकार है। वो मैं आपको आज बताता हूँ। इस वक्त की करंट सिचुएशन। अब मौजूदा सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो है वो IMF से बहुत थोड़ा सा कर्जा, बहुत मामूली सा, आई वॉश, यानी टोटल हमारा जो कर्जा IMF के ऊपर है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका हुजम है 140 बिलियन 140 बिलियन US डॉलर्स ये है। उसके ऊपर सूद अलग लग रहा है, इंटरेस्ट, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से जो लिया है, इसके अलावा ये मैं बिल्कुल रिसर्च वर्क करके आपको फिगर्स बता रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक से जो हमने लोन लिया है वो 18 बिलियन US डॉलर है, 18 बिलियन US डॉलर। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने जो कर्ज़ा लिया है वो है 15 बिलियन US डॉलर्स। और इसके अलावा जो हमने चाइना से कर्ज़ा लिया है वो भी कोई 4 और 6 अरब US डॉलर है। उसके अलावा UAE से कोई 3 से 4 अरब US डॉलर्स लिया है। उसके अलावा कोई 3 से 4 अरब US डॉलर जो है हमने सऊदी अरेबिया से लिया है। ये कुल मिला के बन जाता है 72.978 ट्रिलियन US डॉलर। आम आदमी को हिसाब करने में भी मुझे भी मुश्किल पेश आ रही है। आम आदमी को इतने बड़े बड़े फिगर जो हैं वो सुन के तो एक धचका लगा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या चीज़ है। तो ये तो है वो ऐसे है कि कबूतर अगर आंखें बंद कर ले और ये समझे कि ख़तरा टल गया है, बिल्ली चली गई है, तो बिल्ली तो चली नहीं गई। हम अगर सोचना शुरू कर दें कि कोई बात नहीं है, चावल महंगे मिल रहे हैं, दालें महंगी मिल रही हैं, सब्ज़ी गोश्त महंगा मिल रहा है, थोड़ा खा लेंगे, कर लेंगे, निज़ाम चल रहा है,
भाई आप फैक्ट्स एंड फिगर देखें, आप जा किस तरफ रहे हैं आपने ये सोचना है, और आप जिस तरफ रमा दमा हैं, आगे समंदर है, पीछे खाई है, आपकी मंजिल तो कोई है नहीं, आपने लैंड कहाँ करना है, ये बात सोचने की है। अब मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस का नाम है सेल ऑफ नेशनल एसेट्स, यानी कौमी असासाजात की फ़रोख्त का ऑर्डिनेंस। ये याद रखिए, ऑर्डिनेंस जो है एक कानून होता है जो कि नेशनल असम्बली जब उसका सेशन ना हो तो उसके अलावा अगर कोई कानून फौरी तौर पर बनाने की ज़रूरत है, चूँकि मैं लॉयर हूँ तो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, तो वो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि वो कानून फौरी तौर पर बनाया जाता है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। और अगर नेशनल असम्बली जो है वो बिल पेश करके उसमें बहस करके वो कोई कानून बनाए तो उसको कहते हैं एक्ट। दोनों में ये फ़र्क है, दोनों कानून ही होते हैं। अब मैं कानूनी मसाइल में आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं अपने लेक्चर को कोशिश करता हूँ कि नहायत सादा और आम आदमी के समझ में आने वाली बात करूं। मतलब मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी मैंने मास्टर्स किया है, और इंटरनेशनल अफेयर्स भी मैंने पढ़ा है, और लॉ तो मेरी फील्ड है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये 4 मेरे सब्जेक्ट हैं। तो अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें करना शुरू कर दूँ तो फिर आपको वो अगर समझ ना आए तो फिर मेरे लेक्चर का फ़ायदा कोई नहीं। मैंने आम आदमी की कंजम्पशन के लिए बनाना है। जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए, मेरा मकसद पूरा हो जाए और आप समझ जाएं बात को। इसलिए मैं उर्दू में बोलता हूँ, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बड़ी कम इस्तेमाल करता हूँ, और जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है कोशिश करता हूँ कि वो ना होने के बराबर इस्तेमाल हो, ताकि आप लोग समझ जाएं। अब मैं आपको गिन के बताता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है उस ऑर्डिनेंस की पादाश में, उस ऑर्डिनेंस को फॉलो करते हुए जो है वो नेशनल एसेट्स फ़रोख्त कर रही है। उसमें सबसे पहले ऑयल एंड गैस कंपनीज़ जो हैं, पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस निकलता है उसका 2.50 यानी $2.5 बिलियन ये इन्होंने फ़रोख्त कर दिया, बाहर की पार्टियों को दे दिया। यानी हमारे असासाजात जो हैं बाहर की पार्टियों को दे दिए, तो ज़ाहिर है उसका जो मुनाफा आएगा, उसका जो फ़ायदा होगा, वो बाहर की पार्टियां बग़ैर मुनाफे के काम तो नहीं करेंगी, कौम को फ़ायदा नहीं होगा, वो फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद सेलिंग ऑफ सी पोर्ट्स यानी बंदरगाहों की फ़रोख्त, जल्दी आपको बताता जाता हूँ। सेलिंग ऑफ एयरपोर्ट्स को भी फ़रोख्त कर दिया। फिर सेल ऑफ रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, बहुत बड़ा असासा है न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल, वो फ़रोख्त। सेलिंग मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ एसेट्स, जैसे कि नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ हैं। और इसके अलावा 7 नंबर पर है होटल्स एंड टूरिज़म्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में बहुत सारे होटल्स हैं जो स्टेट ओन्ड होटल्स हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हैं, उनको फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके बाद 8वें नंबर पर है पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये सियाहत के फ़रोग़ के लिए जो इदारा बनाया गया है, उससे पाकिस्तान को खातिर खा आमदनी होती है। जैसे ये गिलगित का इलाका हो गया, K2 की पहाड़ हो गया, और इसके अलावा और बहुत पहाड़ी सिलसिले हैं। दुनिया की सेकंड
हाईएस्ट चोटियाँ जो है वो पाकिस्तान में है, को हिमालय के अलावा। को हिमालय तो नेपाल में है ना, तो K2 पाकिस्तान में है, नांगा पर्वत पाकिस्तान में है। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस, इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इस तरह के बहुत सारे नेशनल एसेट्स को फ़रोख्त कर दिया गया है। अच्छा, अब ये आपके सामने मैं कोई चीज़ें रखूँगा, आप ज़रा गौर फरमाइएगा। ये बात ऐसे है जैसे किसी आदमी ने, एक आदमी है, उसकी बीवी है, उसके 4-5 बेटे हैं और उसकी 2-3 बेटियां हैं, और उसने कर्जा ले लिया है और वो कोई कारोबार करता है। उस कारोबार से उसको 1 लाख रुपए आमदन होती है और कर्जा उसने कई करोड़ रुपया ले लिया। वो कर्जा उतारने के लिए उसका जो 1 लाख रुपया माहाना का इनकम है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि उसने अपने घरेलू अखराजात भी चलाने हैं और जिनसे कर्जा लिया है उनका सूद भी उतारना है और कर्ज़े की रकम भी अदा करनी है। ये 3 चीज़ें जो हैं उस आदमी ने करनी है। लेकिन वो जो 1 लाख रुपया माहाना की उसकी आमदन है वो दोनों मीट नहीं करती, वो पूरा नहीं करती। तो वो क्या करता है, वो अपनी एक गाड़ी बेच देता है। एक गाड़ी बेचता है तो उससे वो सूद अदा करता है, फिर दूसरी गाड़ी बेचता है, फिर सूद अदा करता है, फिर घर के साथ उसका कोई छोटा मोटा खाली प्लाट था, वो प्लाट उसने बेच दिया, फिर बीवी का जेवर बेच दिया। मेरा सवाल आप लोगों से है, अवाम से है, कि ये पाकिस्तान के जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं अब आपने ये बेचना शुरू कर दिए हैं और आपके पास जो लोन का हुजम है 140 बिलियन US डॉलर्स है, और बाकी UAE और सऊदी अरब और चाइना और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, ये लोन उसके अलावा हैं। तो जब आप ये कर्ज़े अदा करके, ये आप एसेट्स अपने फ़रोख्त करके, तो आप सिर्फ सूद की रकम भी अदा नहीं पूरी कर सकते, बावजूद इसके कि आप बगलें बजा रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं कि जी IMF ने जो है वो हमें जो है वो कर्ज़े की किस्त जारी करने का जो है इंदिया दे दिया है या मान गए। तो IMF ने तो आपका आवाम का तो कीमा निकाल दिया, भी तमाम शराइत मनवा ली, पेट्रोल इतना करो, पेट्रोल पे लीवी और टैक्स इतना करो, बिजली पे टैक्स इतना करो, फलां चीज़ इतनी करो, गैस पे टैक्स इतना करो। और ये सारी चीज़ें जो हैं मुआशरे में महंगाई को फ़रोग़ देती हैं, महंगाई को बढ़ाती हैं। पेट्रोल, गैस और बिजली, जब ये चीज़ें महंगी होगी, डॉलर का रेट पहले ही भी आसमान पर है, और जो चीज़ें स्मगल होकर आती हैं पाकिस्तान में या आप डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, मसलन मेडिसिन्स हैं, मसलन खुर्दनी तेल है, मसलन दालें हैं, मसलन गंदम भी अब आपने बाहर से मंगाना शुरू कर दिया, और मसलन मिसाल के तौर पे ये जो ज़रई खाद होती है ये भी आप बाहर से अब मंगाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये आपको बता रहा हूँ, ये बाहर से आती हैं तो ये डॉलर्स में आती हैं, और वो जो आप रकूम हासिल करते हैं मिसाल के तौर पे अपने असासाजात फ़रोख्त करके, तो वो तो इन चीज़ों में कंज्यूम हो जाते हैं। तो आपने अवाम को सब अच्छा की रिपोर्ट दी है। मेरा आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, मेरे दिल में पाकिस्तान का दर्द है, पाकिस्तान की हमदर्दी है। मुझे आप ये बात बताइए कि जब आप सूद की अदायगी नहीं कर सकते, आपने अपने कौमी असासाजात फ़रोख्त कर दिए, जब ये बिक जाएंगे तो कर्ज़ा आपके ऊपर बरकरार रहेगा, तो फिर आप क्या करेंगे जनाबे वाला, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं कि बजट में, इस दफ़ा भी बजट में
जजों की तनख्वाहों में इजाफ़ा, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में इजाफ़ा, असम्बली के जो हैं मेंबर्स और सेनेट के मेंबर्स और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उनकी मराहत और उनके ट्रैवलिंग अलाउंस और उनका मेडिकल और सब चीज़ों में ताहयात इजाफ़ा। ये किसके पैसे से हो रहा है? ये अवाम के पैसे से हो रहा है। यानी आपकी अवाम की बोटियां बना के कीमे वाली मशीन में अवाम को डाला जा रहा है और अब अवाम का कीमा बना दिया गया है। लोग इतने तंग हैं। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारी बंद हो चुकी है। मुल्क में 3 करोड़ के लगभग लोग इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। चोरियां, डकैतियां और जराइम बढ़ रहे हैं। मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है। मुल्क में जो ये जो लेमिनेशन और वुड और प्लाई वुड और चिप बोर्ड और ये चीज़ें, ये इंडस्ट्री भी रफ्ता रफ्ता बंद हो रही है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो 100% बंद होगी। अब मुझे इस बात का जवाब दें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इससे इफ़ेक्ट हुई है। यानी मुल्क की तमाम इंडस्ट्री जो है बंद हुई है। जो चीज़ बना के हम बाहर बेचते थे वो भी बड़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। उसकी रिडक्शन की एक ही वजह है, आपने मुल्क में अपने पाकिस्तान में बनने वाले प्रोडक्ट्स की कीमत जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने की वजह जो है पेट्रोल और बिजली में और गैस में बेपनाह इजाफ़ा है। जब पेट्रोल, गैस और बिजली में बेपनाह इजाफ़ा होगा तो आपकी प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाएगी। आपकी प्रोडक्ट की कीमत जब बैरून मुल्क, यानी आपके कंपटीटर जो हैं, इंडिया है, चाइना है, वैसे तो हम किसी खाते में नहीं हैं, कंपटीशन में हम इंडिया और चाइना के साथ नहीं है। खुली बात करता हूँ मैं, मुझे शर्म की ज़रूरत नहीं है, मैंने सच आपके सामने रखना है। हम कंपटीशन में नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ आप एक्सपोर्ट करते थे, अगर वो इंडिया, चाइना, कोरिया, ताइवान और मलेशिया वगैरह से, फिलिपाइन वगैरह से आपके प्रोडक्ट महंगे होंगे तो कोई सिर फिरा होगा जो आपसे ख़रीदेगा। उनको आपसे बेहतर प्रोडक्ट जो हैं वो चाइना से मिल जाएंगे, कोरिया से मिल जाएंगे, ताइवान से मिल जाएंगे, वो वहाँ से ख़रीदेंगे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो दूध का प्याला पी के सो रहे हैं, वो इलेक्शन खेल रहे हैं। उनको बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं है कि हमारे पास प्लानिंग क्या है। यानी एक वॉर फुटिंग पर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए एक प्लान होना चाहिए। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, सच्ची बात कि कोई प्लान है? हमारी हुकूमत ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई प्लान कौम को दिया है कि आपको बहरान से निकालने का ये प्लान है? बस उनके सामने तो ये है जी, जश्न मनाएं जी, मुबारकबादें लें जी, मिठाइयाँ खाएं, 1 बिलियन का कर्जा IMF रिलीज़ कर रहा है। भाई वो 1 बिलियन का कर्जा उधर से देगा, उधर से वो सूद में ले लेगा। आपके पास क्या है? आपके पास तो कुछ नहीं है। आपकी फॉरेन रेमिटेंस यानी तरसीलात ज़र उसको कहते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून ममालिक में नौकरियां करते हैं और पाकिस्तान पैसा भेजते हैं। वो पैसा हुकूमत के अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर हो, यूरो हो, रियाल हो या दिरहम हो, वो नहीं जाता। वो चला जाता है हवाला और हुंडी के ज़रिए स्मगलरों के हाथों में, और स्मगलर जो हैं उससे स्मगलिंग करते हैं और बैरूनी ममालिक से प्रोडक्ट ख़रीद के पाकिस्तान में लाते हैं। ये इसको कहते हैं ब्लैक मार्केट। वो ब्लैक मार्केट जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, वो हुकूमत के रिकॉर्ड में नहीं आती,
अंडरग्राउंड रह के वो काम करती है। इसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है। फॉरेन रेमिटेंस अगर थ्रू प्रॉपर चैनल आए, प्रॉपर चैनल इसलिए नहीं आती कि जो बैंक रेट है डॉलर का वो कम है और जो हुंडी हवाला का रेट है उसमें कोई 25 रुपये 30 रुपये बाद दफ़ा 22 रुपये ज़्यादा मिलते हैं लोगों को, वो वहाँ से बेचते हैं पैसा। तो कोई हुकूमत के ज़रिए कैसे लाएगा? जब दोनों का रेट बराबर होगा या करीब करीब होगा तो फिर आप बैंक के ज़रिए पैसे भेजेंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, पाकिस्तान की रियासत जो है वो एक बहुत बड़ी फ़ायदे से महरूम रह जाती है, इस वजह से कि बाहर की मार्केट में उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सालाना इंपोर्ट है पेट्रोलियम की, वो 32 बिलियन यूएस डॉलर्स की है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हमारे पास तकरीबन कोई पाकिस्तान में जो पेट्रोल पैदा होता है वो मुल्की ज़रूरियात का 15% पैदा होता है। बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। बाकी 85% पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें डीज़ल भी है और ऑयल भी है और लाइट डीज़ल भी है और चीज़ें भी हैं, ये बाहर से आती हैं। उसके लिए आपको फ़ॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। उसके अलावा आप सालाना मेडिसिन्स के जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है वो 3.2 बिलियन यूएस डॉलर सालाना है। इसके साथ आपको एक खौफनाक तरीन बात बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया में तमाम ममालिक में तीसरा बड़ा मुल्क है जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर भारत है। भारत तो बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है। हम 3 मुल्कों से सामान ख़रीदते हैं। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी चल रही है, एक हम ख़रीदते हैं इंडिया से, एक हम ख़रीदते हैं चाइना से और एक किसी और कंट्री से लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ग़ालिबन जर्मनी से लेते हैं। ये तमाम चीज़ें रॉ मटेरियल जो साल्ट्स होते हैं जिससे मेडिसिन बनती हैं, ये बाहर से आती हैं। उसके बाद हम दालों पे बड़ा पैसा खर्च करते हैं। एडिबल ऑयल पे, वो जो खुर्दनी तेल होता है, उस पे 3.7 बिलियन यूएस डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं सालाना। फिर पोल्ट्री फीड बाहर से आती है। फिर हमारी फर्टिलाइज़र मुल्क के कारखाने प्रोड्यूस नहीं करते, अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो कम होती है या बहुत महंगी होती है। और फिर हम फर्टिलाइज़र यानी ये जो ज़रूरी खाद होती है बाहर से मंगानी पड़ती है और बहुत महंगी पड़ती है। इतनी महंगी पड़ती है कि किसान जो फसल उगाता है उसके अखराजात लगाए हुए पूरे नहीं होते। फिर कार मैन्युफैक्चरर जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ असेंबल करते हैं, उनके बहुत कम यानी 10% पार्ट जो है उनके पाकिस्तान में बनते हैं। बाकी 90% पार्ट्स उनके बैरून ममालिक से इंपोर्ट वहाँ पर बन के आते हैं, जिसमें जापान भी है, ताइवान भी है, चाइना भी है और वो भी है मलेशिया भी है और ये बाहर से थाईलैंड भी है। और ये बाहर के ममालिक से जब आते हैं तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ता है। और आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी लगा दी है, मुल्क में इतनी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है जितनी गाड़ियों के लिए आपने इंडस्ट्री लगा दी। फिर अगला आपको पॉइंट बताऊं कि फिर आप टायर्स और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट, गाड़ियां चलती हैं ख़राब भी होती हैं, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट वगैरह भी आप बाहर से मंगवाते हैं। फिर आप 6 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो सालाना चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, उस पर ख़र्च हो जाता है। फिर आप 4 बिलियन यूएस डॉलर्स की सालाना लग्जरी गाड़ियाँ, जिनमें लैंड क्रूज़र और फार्चूनर और एसयूवीज़ हैं बड़ी बड़ी, यानी कौम गुर्बत में फंसी हुई है और उमरा जो हैं, जो रऊसा है, जो हुक्मरान हैं,
वो लग्जरी, बहुत बहुत लग्जरी और महंगी तरीन गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक एक गाड़ी 9-9 करोड़ रुपए की। उनको कोई परवाह नहीं, उन्होंने लूटा हुआ है बैंकों का भी पैसा। किसी वक्त मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के किस किस सियासतदान ने, किन किन लोगों ने कितना कितना कर्जा करोड़ों अरबों रुपए में बैंकों से लिया है और माफ़ करा लिया है। जुल्म की बात यह है कि वो अवाम का पैसा है, अवामी पैसा है, वो कौमी असासा जात हैं जो उन्होंने कर्ज ये कह के कर्ज पे लिया कि हम आपको वापस करेंगे और बाद में माफ़ करा लिया। ये नहीं हलवाई की दुकान और नाना जी की फातिहा, पैसा कौम का है, वो खा हुक्मरान रहे, अवाम को पता ही नहीं है। अवाम अपने मुसीबत में फंसे हैं, किसी के पास आटा है तो रोटी नहीं है, रोटी है तो चावल नहीं है, चावल है तो सब्ज़ी नहीं है। अवाम तो इस उलझन का शिकार है। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ के बैरून ममालिक में जा रहे हैं। ये सारे मसाइल पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा आप देखें लग्जरी आइटम्स यानी शैम्पू और कॉस्मेटिक्स वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं बैरूनी ममालिक से, उस पर भी कई बिलियन यानी 2.38 बिलियन US डॉलर जो है वो हम सालाना शैम्पू और कॉस्मेटिक्स और कुत्तों के नहाने के शैम्पू और उनके खाने की खुराक और बिल्लियों की खुराक और ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अब मेरा सवाल ये है अपने लेक्चर के इख्तिताम में कि आप कौमी असासाजात तो बेच दिए हैं, ये बड़ा एक खौफनाक सा मामला है। तो जब आप ये सारा कुछ बेच देंगे, आपके पास फिर भी आपके कर्ज़े नहीं उतरेंगे, फिर क्या रह जाएगा आपको बेचने के लिए? खूनी इनकलाब तो पाकिस्तान में आने वाला नहीं। ये कौम ऐसी है, ये इनकलाब के लिए नहीं उठेगी। कौम दाल रोटी के चक्कर में फंसी है, इनकलाब के लिए जानों का नजराना पेश करना पड़ता है, इनकलाब नहीं आएगा। और ये लोग आपको सच बता नहीं रहे। मेरे जैसे बंदे जो स्टडी करते हैं वो अपने लेक्चर के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि हमारी इकॉनमी की सूरत हाल इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि आप ये सारे एसेट्स जिनका मैंने नाम लिया है बेच भी दें तो आपके मुआशी हालात दुरुस्त नहीं होने वाले। लिहाजा मैं आपके लिए आज एक बड़ा अहम सवाल जोड़ के जा रहा हूँ, सोचिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जब हम सारे एसेट्स पाकिस्तान के वैल्यूएबल फ़रोख्त करके सूद उतारेंगे, कर्जा बरकरार रहेगा, तो फिर हमारे पास क्या रास्ता होगा? एक एटम बम बचा है, फिर तो मुझे वो आगे ख़तरा ही नज़र आ रहा है। या हमारी जानों को तोल के बेच देंगे बाहर के मुल्कों, हमारे पास मुझे तो कोई हल नज़र नहीं आता। जब तक हमारी ज़रूरी पैदावार नहीं बढ़ेगी, जब तक बैरूनी ममालिक की तरसीलात नहीं आएंगी, जब तक मुल्की प्रोडक्शन जो है वो कारखाने चलेंगे और वो बढ़ेगी और उनके ऊपर कॉस्ट कम होगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट आ रहा है, तो ये तो मीट नहीं कर सकता। अभी तक तो हालात जो हैं खौफनाक हद तक ख़तरनाक हैं। ये जो लोग नारे दे रहे थे, मैं किसी पार्टी की फेवर की बात नहीं करता कि जी तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ जाएगी, सब के सब चोर, जो भी आया शुरू से लेके आज तक, अयूब खान से लेके आज तक जो भी आया चोर आया, उसने ख़ुद भी लूटा, अपने ख़ानदान को भी खिलाया पिलाया, मौज मस्ती की और चलते बने। तो सवाल आज का ये है कि जब हम सारे असासाजात फ़रोख्त कर देंगे तो फिर हमारे पास कौन सा रास्ता होगा कौम को बचाने का। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलेंगे फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ।